हम नदियों को माँ बुलाते हैं, गंगा माँ, यमुना माँ। हम उनके आगे सिर झुकाते हैं, मन्नतें मांगते हैं। पर जरा सोचिए, अगर आज वही माँ अपनी आंखें खोले तो उसे क्या दिखेगा? दिखेगा अपनी ही संतान का दिया हुआ एक कभी ना खत्म होने वाला जहर का दरिया। ये कहानी सिर्फ प्रदूषण की नहीं है, नहीं, ये कहानी है हमारी आस्था और हमारी आदतों के बीच के गहरे विरोधाभास की। एक ऐसा विरोधाभास जो धीरे धीरे हमारी ही जान ले रहा है। सोचकर ही रूह कांप जाती है ना, कि ऐसा कौन करेगा भला? अपनी ही आस्था में जहर कौन मिलाएगा? ये तो एक ऐसी तस्वीर है जिसे कोई भी दिमाग, आप हो या मैं, मानने को तैयार ही नहीं होगा। पर असली बात तो ये है कि अनजाने में ही सही, हम सब एक राष्ट्र के तौर पर ठीक यही पागलपन हर रोज दोहरा रहे हैं। आज हम उसी जहर के सफर को देखने वाले हैं, कैसे हमारी श्रद्धा की भेंट हमारी नदियों से होते हुए घूम फिरकर वापस हमारी ही थाली तक पहुंच रही है और हमें बीमार कर रही है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है उस चीज से जिसे हम शायद सबसे पवित्र और सबसे हानि रहित हार्मलेस समझते हैं, मंदिर में चढ़ाए गए फूल। हर साल 80 लाख मेट्रिक टन, सोचिए जरा, 80 लाख मेट्रिक टन्स पूजा के फूल भारत की नदियों में फेंक दिए जाते हैं। ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि इसे समझना भी मुश्किल है। चलिए एक कल्पना करते हैं, दिल्ली से लेकर मुंबई तक हजारों ट्रक एक दूसरे से सटकर खड़े हैं और ये सभी ट्रक सिर्फ और सिर्फ फूलों से लबालब भरे हैं। इतना श्रद्धा का बोझ हमारी नदियां हर साल उठा रही हैं। और हमें क्या लगता है कि भाई फूल तो कुदरती होते हैं, पानी में गल जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है? पर सच कहूं तो यही सबसे बड़ा धोखा है। देखिए, आज पूजा में इस्तेमाल होने वाले ज्यादातर फूल कमर्शियल खेतों में उगाए जाते हैं और ज्यादा पैदावार के लिए इन पर बेहिसाब कीटनाशक और केमिकल्स डाले जाते हैं। इनमें आर्सेनिक, लेड और कैडमियम जैसी जहरीली धातुएं होती हैं। तो जिसे हम भगवान को चढ़ाकर पुण्य कमा रहे हैं, वो असल में घातक रसायनों का एक कॉकटेल बन चुका है। अब जब ये पवित्र जहर नदी के पानी में पहुंचता है तो वहां से एक चेन रिएक्शन शुरू होता है। एक ऐसा रिएक्शन जो एक जीती जागती नदी की धीमी और बहुत ही दर्दनाक मौत की वजह बनता है। विज्ञान की भाषा में इसे यूट्रोफिकेशन कहते हैं, लेकिन अगर आसान भाषा में समझें तो ये नदी का गला घोटने जैसा है। आइए समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। देखिए होता क्या है, जैसे ही ये लाखों टन फूल और दूसरा ऑर्गेनिक कचरा पानी में सड़ना शुरू होता है, पानी में पोषक तत्वों का न्यूट्रिएंट्स का एक तरह से विस्फोट हो जाता है। इससे काई, जिसे हम एल्गी कहते हैं, वो बेतहाशा बढ़ने लगती है और पानी की सतह पर एक मोटी हरी चादर सी बिछा देती है। अब ये चादर सूरज की रोशनी और हवा को पानी के अंदर जाने से पूरी तरह से रोक देती है। तो पानी की नीचे की दुनिया में क्या होता है? अंधेरा और घुटन। ऑक्सीजन के बिना मछलियां, कछुए और पानी के पौधे सब तड़प तड़प कर मरने लगते हैं। और देखते ही देखते एक कलकल बहती हुई नदी एक बदबूदार मरे हुए तालाब में बदल जाती है। और ये तबाही सिर्फ फूलों से नहीं आ रही, नहीं, प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियां जो कभी घुलती नहीं हैं, वो पत्थर बनकर नदी के तल में जम जाती हैं। उन पर लगे जहरीले पेंट से पारा, सीसा और क्रोमियम पानी में घुल जाता है। हजारों लीटर दूध और घी जो हम चढ़ाते हैं वो पानी में बची खुची ऑक्सीजन को भी खत्म कर देते हैं। और सिक्के जिन्हें हम श्रद्धा से फेंकते हैं वो भी हैवी मेटल पोल्यूशन फैलाते हैं। हमारी हर धार्मिक भेंट नदी के ताबूत में एक और कील ठोकने जैसा काम कर रही है। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। नहीं, असली डरावना सच तो अब शुरू होता है। सच ये है कि जो जहर हम नदियों में डाल रहे हैं वो कभी गायब नहीं होता। वो एक अदृश्य चक्र पूरा करके घूम फिर कर वापस हमारी रसोई, हमारी ही थाली तक लौट आता है। देखिए कैसे पानी में घुला हुआ पारा और लेड जैसे जो हेवी मेटल्स हैं, उन्हें काई यानी एल्गी एक स्पंज की तरह सोख लेती है। फिर छोटी मछलियां उस जहरीली काई को खाती हैं। उसके बाद बड़ी मछलियां उन छोटी मछलियों को खा जाती हैं और हर स्टेज पर जहर की मात्रा कई गुना बढ़ती जाती है। इसे कहते हैं बायो एक्यूमुलेशन। और आखिर में क्या होता है? वही बड़ी मछली जिसके अंदर हजारों गुना जहर जमा हो चुका है, हमारे बाजार में बिकती है और हमारे घर के खाने की मेज पर पहुंच जाती है। और अगर कोई ये सोच रहा है कि अरे हम तो शाकाहारी हैं, हम तो सुरक्षित हैं, तो ये एक और बहुत बड़ा भ्रम है। पता है क्यों? क्योंकि उसी जहरीले नदी के पानी से हमारे खेतों की सिंचाई होती है। वही पानी हमारी सब्जियों में, हमारे अनाज में जाता है। पालक, गोभी, टमाटर जैसी सब्जियां जमीन से पानी के साथ साथ इन हेवी मेटल्स को भी सोख लेती हैं।
तो नतीजा, चाहे आप मछली खाएं या सब्जी, जहर हर थाली में पहुंच रहा है। इससे कोई नहीं बच सकता। और इस जहर की कीमत कौन चुका रहा है? हमारे अपने लोग, हमारे बच्चे। भारत में हर साल सिर्फ पानी से होने वाली बीमारियों की वजह से 1,17,000 से ज्यादा बच्चों की मौत हो जाती है। ये वो मौतें हैं जिन्हें बहुत आसानी से रोका जा सकता था। हालात इतने भयानक हो चुके हैं कि पंजाब से राजस्थान जाने वाली एक ट्रेन को लोग अब कैंसर ट्रेन के नाम से जानते हैं, क्योंकि वो हर रोज कैंसर के मरीजों से खचाखच भरी होती है जो इलाज के लिए जा रहे होते हैं। देश में कई कैंसर गांव तक बन चुके हैं, जहां जमीन का पानी इतना जहरीला हो गया है कि हर घर में कोई ना कोई कैंसर से लड़ रहा है। ये एक धीमी गति से हो रहा नरसंहार है, जिसके जिम्मेदार हम खुद हैं। तो सवाल उठता है कि क्या सरकारें कुछ नहीं कर रही हैं? क्या इन नदियों को बचाने की कोई कोशिश ही नहीं हुई? कोशिशें तो हुई, लेकिन नतीजा देखकर आप हैरान रह जाएंगे। 1986 से लेकर आज तक गंगा और दूसरी नदियों को साफ करने के अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर 33,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च हो चुके हैं। ये बहुत बहुत बड़ी रकम है, लेकिन ये सारा का सारा पैसा सचमुच पानी में बह गया और नदियां साफ होने की बजाय पहले से भी ज्यादा मैली हो गईं। जब सरकारी ऑडिटर CAG ने इन खर्चों की जांच की तो एक और भी चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। कई योजनाओं में खर्च किए गए हर 100 रुपए में से सिर्फ 8 रुपए ही सही जगह पर लगे थे। बाकी के 92 रुपए या तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए या फिर कभी इस्तेमाल ही नहीं हुए। ये सिस्टम की एक बहुत बड़ी विफलता है। और इस विफलता का सबसे बड़ा कारण क्या है? हमारी नदियों में गिरने वाले कुल प्रदूषण का 70% से भी ज्यादा हिस्सा पता है क्या है? हमारे शहरों से निकलने वाला अनट्रीटेड सीवेज। जी हां, हमारे घरों के टॉयलेट और बाथरूम का पानी बिना किसी सफाई के सीधा हमारी नदियों में जा रहा है। हमारी बढ़ती आबादी का बोझ इतना ज्यादा हो चुका है कि नदियों की खुद को साफ करने की जो प्राकृतिक क्षमता होती थी, वो अब पूरी तरह खत्म हो चुकी है। अब ये सब सुनकर बहुत निराशा होती है, मैं समझ सकता हूं। ऐसा लगता है कि अब शायद कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इतिहास गवाह है कि अगर इंसान ठान ले तो मरी हुई नदियों को भी दोबारा जिंदा किया जा सकता है। 1950s के दशक में लंदन की टेम्स नदी इतनी ज्यादा प्रदूषित थी कि उसे बायोलॉजिकली डेड यानी जैविक रूप से मृत घोषित कर दिया गया था। सोचिए, उसमें एक भी मछली जिंदा नहीं थी। लेकिन फिर वहां की सरकार और लोगों ने मिलकर काम किया, सख्त कानून बनाए गए, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगे और आज वही टेम्स नदी 125 से ज्यादा प्रजातियों की मछलियों का घर है। ये एक जीती जागती मिसाल है कि बदलाव संभव है। और ये बदलाव कहीं और से नहीं, हमारे अपने हाथों से शुरू होगा। हम प्लास्टर ऑफ पेरिस की जगह मिट्टी की मूर्तियां चुन सकते हैं जो पानी में आसानी से घुल जाती हैं। विसर्जन के लिए नदियों की जगह कम्युनिटी में बने तालाबों का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध और घी को नदी में बहाने की जगह किसी भूखे को दे सकते हैं और सिक्के नदी में नहीं, दान पात्र में डाल सकते हैं। ये छोटे छोटे कदम हमारी आस्था को और भी मजबूत करेंगे, कमजोर नहीं। तो अंत में ये पूरी बहस एक बहुत ही सीधे सवाल पर आके टिक जाती है। एक ऐसा सवाल जो हम में से हर एक को खुद से पूछना ही होगा। एक नदी, एक ही समय पर जीवन देने वाली माँ और हमारा जहरीला कचरा फेंकने का कूड़ेदान दोनों नहीं हो सकती। ये सबसे बड़ा पाखंड है और इसे हमें छोड़ना होगा। हमें चुनना होगा कि हम अपनी नदियों को असल में क्या मानते हैं। तो चुनाव बिल्कुल साफ है। एक तरफ है आस्था के नाम पर फैलाया गया जहर और दूसरी तरफ है जीवन का सम्मान करने वाली सच्ची श्रद्धा। अगली बार जब हम किसी नदी के किनारे खड़े हों तो हमें बस एक पल रुककर सोचना होगा कि हम उसे क्या अर्पित कर रहे हैं, एक प्रार्थना या एक श्राप। क्योंकि याद रखिए, जो हम नदी को देंगे वही घूमकर हमारे बच्चों के भविष्य तक जरूर पहुंचेगा।